सिल्वर को अगर रिड्यूस करना चाहते हैं Ag को, तो कैसे देखेंगे? ये देखो कौन से आयन है बेटा इसमें? Ag पॉजिटिव। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। प्रथम बताओ बेटा, सिल्वर को कितने फैराडे चाहिए? हाउ मेनी फैराडे आर रिक्वायर्ड टू गेट 1 मोल ऑफ सिल्वर? सॉरी, टू गेट रिड्यूस्ड 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव। 1 फैराडे हो जाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एक आयन के लिए। तो अगर मैं कहूं 1 मोल ऑफ सिल्वर, 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो वी रिक्वायर 1 फैराडे। या ऐसे भी बोल सकते हैं 1 फैराडे प्रोड्यूसेस, एक फैराडे बेटा कितना प्रोड्यूस करेगा? अगर यहाँ पर 1 फैराडे चार्ज फ्लो करें, ठीक है, तो उससे अपने को बेटा कितने मिलने वाले हैं? कितनी सिल्वर मिलेगी? वेट ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा बेटा? सिल्वर का जितना एटॉमिक मास है उसके बराबर हो जाएगा। हाँ योगेश, आया बेटा समझ में? बोलो जरा। यस सर। अब सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है, कॉपर का कितना होता है और गोल्ड का कितना होता है? ये जनरली बेटा क्वेश्चन में आपको गिवन भी रहेगा, ठीक है। अब जैसे आपको एटॉमिक मास तो सारे याद नहीं रह सकते हैं, तो अभी मैं बताता हूँ आपको। सिल्वर का 108 समथिंग कुछ है, तो ये टेबल में जनरली गिवन रहता है, ठीक है। आपको जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कितना वेट निकालेंगे, तो वेट निकालने के लिए क्या करें हम? तीनों के अंदर टेबल देखता हूँ जो आपका बेटा टेबल में प्रेजेंट रहता है, एटॉमिक मास की वैल्यू क्या है, ये रहा। तो कॉपर का बेटा होता है 63.54, एटॉमिक मास लिख रहा हूं मैं, ये बेटा इनके एटॉमिक मास की वैल्यू है 63.54 यू, ठीक है, ये ग्राम। और सिल्वर का होता है, Ag का हुआ सिल्वर, हाँ 107.87, बताया था 108 ले सकते हो, 108 जी, ठीक है। और गोल्ड का बेटा होता है, गोल्ड का लगभग है 196.99, 197 होता है गोल्ड का, 197। तो अगर बेटा अब मैं आपसे पूछूं, ये तीनों के क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है बेटा? दीज आर द एटॉमिक मासेस। क्या है नंदनी? ये एटॉमिक मासेस आपको दे रखे हैं। सिल्वर का एटॉमिक मास बेटा है 108 ग्राम, कॉपर का होता है 63.54 और गोल्ड का होता है 197 ग्राम। अब आप मुझे ये बताओ योगेश कि कैसे बेटा कितना कितना मास डिपॉजिट होगा अगर मैंने यहाँ पर 1 फैराडे चार्ज फ्लो किया? कितना किया बेटा योगेश? अगर 1 फैराडे बेटा तीनों के अंदर, अब आपको पता है कि सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं, बोलो, सीरीज में जब बेटा कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में हमारे करंट की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। शुभम, तीनों में सेम करंट जाएगा, या ऐसे भी बोल सकते हो सेम करंट। हाँ, सेम करंट का मतलब बेटा सेम चार्ज भी हो गया। मान लो 1 सेकंड के लिए फ्लो किया तो, है कि नहीं? तीनों एक साथ ही तो जुड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द वेट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड, व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर, व्हाट इज द वेट ऑफ गोल्ड डिपॉजिटेड इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोड फॉर 1 सेकंड। ऐसा क्वेश्चन है। तो योगेश क्या बोलेंगे आप लोग, कैसे निकालेंगे वैल्यू? व्हाट विल बी द, क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, वेट कितना है, वेट डिपॉजिटेड, तीनों का निकालना है आपको। फर्स्ट Ag, देन कॉपर, और तीसरा बेटा क्या है? गोल्ड। आपको गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है एटॉमिक मास, तीनों के गिवन है। तो कैसे करेंगे योगेश? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बेटा, आपको देखना होगा कि तीनों के केस में 1 फैराडे चार्ज की वजह से
सुनो ध्यान से, एक फैराडे चार्ज की वजह से कितने बेटा वेट, मतलब कितना मोल बनेगा, कितना मोल बनने वाला है, सिल्वर का कितना मोल बनेगा, कॉपर का कितना मोल बनेगा, गोल्ड का कितना मोल बनेगा। समझ रहे मेरी बात सभी बच्चे? वैष्णवी बेटा समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूं? आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा कि एक फैराडे की वजह से, है ना बेटा, एक फैराडे चार्ज अगर फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से सिल्वर का कितना वेट डिपॉजिट होगा, ठीक है, कॉपर का और गोल्ड का। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेटा एक मोल सिल्वर को रिड्यूस करने के लिए एक फैराडे चार्ज चाहिए होगा, ठीक है अदिति? ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हुआ, ऐसे बोल सकते हैं कि वन फैराडे चार्ज प्रोड्यूसेस, यहां लिख दो, प्रोड्यूसेस वन मोल ऑफ, कितना बेटा बना है, वन मोल ऑफ सिल्वर, ठीक है नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, एक फैराडे वन मोल बना रहा है क्योंकि बेटा एक मोल को रिड्यूस करने के लिए एक फैराडे चाहिए, ठीक है? अब एक मोल का वेट कितना होगा बेटा, एक मोल का मास क्या होता है अदिति? वन मोल का मास कितना हो जाएगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है ना। मोलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास बेटा क्या होता है, अगर मेटल की बात करें तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, यस और नो? योगेश बताओ बेटा, तो क्या लिखोगे, कितना वेट हो गया आपका, सिल्वर के केस में कितना वेट डिपॉजिट होगा योगेश? सिल्वर के केस में बेटा कितना वेट डिपॉजिट होगा, अगर वन फैराडे की वजह से वन मोल सिल्वर डिपॉजिट होता है, इतना ही हो जाएगा, यस और नो? 108 ग्राम। यस सर। बोलो बेटा, अदिति मेरी बात समझ में आई? जो बेटा मोलर मास का मतलब है जो किसी सब्सटेंस का उसका एटॉमिक मास होता है, जैसे मान लो अगर सिल्वर है तो सिल्वर का एटॉमिक मास जितना है वही हो गया एक मोल के अंदर। अगर 2 मोल के अंदर पूछेगा तो योगेश डबल हो जाएगा, है ना? और अगर आधा मोल के लिए निकालना होगा तो हाफ कर देंगे। बोलो, समझ रहे मेरी बात सभी बच्चे? यस सर। अब कॉपर के ऊपर आते हैं, ये तो हो गया सिल्वर का। सिल्वर का सबको समझ में आ गया बेटा? सिल्वर का अगर 1 फैराडे चार्ज फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से बेटा बताओ कितना कितना वेट डिपॉजिट होगा, 108 ग्राम, 108 ग्राम। रिप्लाई करो आदित्य बेटा, समझ में आया? रिप्लाई यस करें सर। जल्दी, ठीक है? साक्षी आया बेटा समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर बहुत ही आसान है, और नहीं तो फिर देखते रहोगे इसको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे क्या है, कहां से आ गया 108, कहां से आ गया ये 63। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? रिप्लाई तो करो साक्षी। ये 108 बेटा क्या है? दीज आर द एटॉमिक मासेस। प्रथम क्या है ये जो मैंने लिखा है 108 ग्राम, 63.54, 197, ये बेटा क्या है, ये एटॉमिक मासेस है। क्या है ये? एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 108 ग्राम, ठीक है? या यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे तो एटॉमिक मास को यू से करते हैं, यहां यू लिख लो, ठीक है? कॉपर, कॉपर का होता है बेटा 63.54, ठीक है, यू। और गोल्ड का, गोल्ड का हो गया बेटा 197 लगभग, ठीक है? ये बेटा आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर, और क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेट डिपॉजिटेड इफ 1 फैराडे चार्ज इज फ्लोड, या 1 एम्पियर करंट इज फ्लोड फॉर 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, ठीक है? तो कॉपर का बेटा निकालते हैं। कॉपर का कैसे निकालेंगे योगेश? सबसे पहले हम बेटा देखेंगे कॉपर कैसे रिड्यूस होता है। कॉपर को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए योगेश? कॉपर को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मैं कहूं अगर कॉपर आयन के कितने मोल को रिड्यूस करना है, 1 मोल को रिड्यूस करना है, तो क्या हो जाएगा? टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ कॉपर आयन, अगर 1 मोल कॉपर आयन होगा तो बेटा यहां पर कितना हो जाएगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं?
2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? एक फारेडे। 2 फैराडे। एक फारेडे का मतलब, हाँ, एक फारेडे का मतलब बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 1 मोल कॉपर आयन को बेटा रिड्यूस करने के लिए 2 फारेडे चाहिए आपको चार्ज, 2 फारेडे चार्ज चाहिए। अब इसको बेटा कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं 1 फारेडे कितना, क्योंकि बेटा मैंने 2 फारेडे तो चाहिए इसको, लेकिन अभी बेटा सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? अभी कितना चार्ज फ्लो कर रहा है योगेश? पूरे सर्किट के अंदर कितना चार्ज बताया मैंने आपको? यहां पर भी बेटा 1 फारेडे फ्लो करेगा इसमें, यहां पर भी कितना करेगा? 1 फारेडे, और यहां पर भी बेटा क्या करेगा? 1 फारेडे। तो 1 फारेडे के लिए कितना, हाँ ठीक है, 1 फारेडे के लिए बेटा कितना, अगर 1 फारेडे चार्ज फ्लो कर रहा है तो कितना कॉपर रिड्यूस होगा, ये बताओ मुझे आप। 1 फारेडे प्रोड्यूसेस, क्या बोलूंगा मैं, कितना मोल प्रोड्यूस होगा बेटा कॉपर का? खुद देखो, 1 मोल कॉपर आयन को रिड्यूस करने के लिए 2 फारेडे चाहिए, तो उल्टा नहीं हो जाएगा? अगर मैं पूछूं 1 फारेडे के लिए निकालना है तो कितना हो गया? हाफ मोल। 1 फारेडे प्रोड्यूसेस 1/2 या 0.5 मोल ऑफ कॉपर। ये बात सबको समझ में आई? निधि, आ रही बेटा बात समझ में? यूनिटरी मेथड पढ़ते थे ना जैसे हम, अगर मैं कहूं एक चौक की कीमत 1 रुपए है, ठीक है, तो अगर 10 की पूछूंगा तो 10 की निकाल दोगे मल्टीप्लाई करके, लेकिन अगर मैं कहूं कि 10 रुपए में मैंने 10 चौक खरीदी तो 1 की बताओ कीमत, तो बेटा क्या करोगे? डिवाइड करोगे ना, बोलो। बिल्कुल वैसे ही है। निधि बेटा रिप्लाई करें बाकी बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निधि, 1 फारेडे प्रोड्यूसेस कितना बेटा? 1 फारेडे की वजह से कितना वेट प्रोड्यूस होने वाला है? हाफ मोल बनेगा कॉपर का। कॉपर का कितना बनेगा? हाफ मोल। और याद करो 1 मोल के अंदर बेटा कितना मास होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? जैसे किसी एलिमेंट की अगर बात करें, कैल्शियम है, मान लो ये चौक जो है कैल्शियम से बनी हुई है, तो 1 मोल के अंदर बेटा कितना मास होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसका मोलर मास। यस या नो? और अगर वो कोई एलिमेंट हो तो शुभम, अगर वो कोई एलिमेंट होगा तो बेटा उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। सबको क्लियर हुआ बेटा मेरी बात? ये सबको रिप्लाई करो, खुशी ठीक है? आया या नहीं आया अभी? तो कॉपर का कितना वेट हो जाएगा बताओ जरा, शुभम देख के बताओ। 63.54 बेटा 1 मोल का मास है। कितने का है? क्योंकि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास का मतलब हुआ 1 मोल का मास जो है बेटा, ठीक है? तो 1 मोल का मास कितना है, लेकिन हमारा बेटा कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है बताओ? 1 फैराडे से बेटा कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है? हाफ मोल। हाफ मोल हो रहा है अदिति, तो हाफ का मतलब क्या करेंगे? इस एटॉमिक मास को हाफ कर दे, 63.54 को क्या करेंगे बेटा? 63.54 अपॉन 2। यस और नो? ये देखो सभी बच्चे, यस सर। सबको आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू निकालो डिवाइड करके, तो कितना आ जाएगा? 31.77 ग्राम लगभग बेटा, इतना ग्राम डिपॉजिट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सिल्वर का हमने देखा 108 ग्राम डिपॉजिट होगा बेटा कॉपर की इलेक्ट्रोड के ऊपर। और कहां पर डिपॉजिट होता है योगेश? किस साइड पर होता है? कई बार बता रहा हूं मैं आपको, याद रख लो सभी बच्चे। कैथोड। कैथोड पर होता है बेटा, ठीक है? तो जैसे मान लो इस तरीके से देखोगे आप, ये थोड़ी मैंने बड़ी बनाई है जिससे आप समझ पाओ। यहां पर बेटा डिपॉजिट हो गया इस साइड पर, नेगेटिव वाले पर, ठीक है? तो ये बेटा इस तरीके से सिल्वर का 108 ग्राम हो गया, कॉपर के केस में 31.77। अब गोल्ड का देखते हैं। गोल्ड का बेटा अगर रिड्यूस करेंगे गोल्ड को, तो गोल्ड को अगर रिड्यूस करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? देख के बताओ। 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? यस। तो बेटा अगर चार्ज की बात करेंगे, अगर चार्ज की बात करेंगे तो अपने को कितने चार्ज चाहिए? इसका मतलब ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल
1 मोल गोल्ड के लिए EuCl3 के लिए कितने चाहिए? तो इसके लिए बेटा कितना हो जाएगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं बेटा 3 फैराडे। ठीक है, अब 3 फैराडे चार्ज हो गया। अब इसमें भी ऐसे ही करके देखेंगे। अपने को चाहिए बेटा 1 फैराडे का, तो हम लिखेंगे 1 फैराडे ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस 1 फैराडे बेटा कितना प्रोड्यूस करेगा? 1/3 मोल ऑफ गोल्ड, है ना, 1/3 हो जाएगा, 1/3 मोल ऑफ गोल्ड। बस अब मास निकाल लो। गोल्ड की 1 मोल का मास बेटा कितना है? देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है 197 ग्राम। ये होता है इसका एटॉमिक मास 197। तो 197 अपॉन बेटा क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। 197 इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा अदिति, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 18, 6 18 17, 17 का मतलब 5, ठीक है, 15 20 20 मतलब 7, लगभग 65.7 ग्राम निकला। ठीक है, 65.7 ग्राम। तो तीनों की बेटा आपने देखा कि रेट आया सिल्वर के केस में, कॉपर के केस में लगभग 31.7, ठीक है, 32 ग्राम में बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और बेटा अगर गोल्ड के केस में देखें तो लगभग 66 ग्राम 65.7 ग्राम बन रहा है। आया बेटा समझ में सबको? बोलो अदिति, रिप्लाई करो। यस सर। आ गया बेटा? यस इतना सर। डिफिकल्ट नहीं है, आप बस ये समझो कि किसमें बेटा कितना चार्ज लग रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर निकाल लेंगे कि 1 फैराडे के अकॉर्डिंग कितना है। अब क्वेश्चन जनरली कैसे दिया होता है, थोड़ा सा और इसमें चेंज कर देते हैं कई बार। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का तो बेटा आ जाएगा। जनरली क्या कहता है वो, जैसे मान लो ये बोलता है कि इतना करंट फ्लो कर रहा है, जैसे मान लो 5 एम्पियर करंट बोलेगा, तो ये बेटा जो अभी हमने निकाला है योगेश, ये जो वेट निकाला है आपने, ये कितने करंट के लिए बेटा? कितने करंट के लिए? क्या बोलोगे आप? अगर 1 एम्पियर करंट को अगर बेटा 1 एम्पियर करंट को अगर हम 1 सेकंड तक फ्लो कर रहे हैं, है ना दीदी, अगर 1 एम्पियर करंट बेटा अगर 1 सेकंड तक फ्लो करता है तो इतना वेट डिपॉजिट होता है। अब उसके अकॉर्डिंग मान लो अगर आपको क्वेश्चन में करंट की वैल्यू अलग देगा, है ना, ठीक है, जैसे करंट 5 एम्पियर बोल दिया उसने और टाइम बोल दिया बेटा 10 सेकंड, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? हम पहले बेटा चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे अदिति? Q की वैल्यू निकाल लेंगे I इंटू टी करके, कितने फैराडे बन रहे हैं। और जब 1 फैराडे का बेटा इतना है तो जितने फैराडे पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। बोलो समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी समझ में आ गया तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आई थिंक। चलो अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो आज बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कराऊंगा वो आपका है, तो फोटो नहीं है। अगला बेटा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पीछे का, मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस बताई थी। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा बेटा प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट बेटा एनोड पर बनेगा और एक कैथोड पर बनेगा, है ना योगेश? तो जनरली मेटल बेटा कहां पर डिपॉजिट होता है? एनोड और कैथोड से, कैथोड में मेटल डिपॉजिट होता है। और जनरली गैस कहां पर डिपॉजिट होती है? लेकिन हमेशा नहीं होगा, लेकिन जनरली बोल रहा हूं आपको, ठीक है। तो एनोड पर बेटा जनरली गैस डिपॉजिट होती है। आपको मैंने जो इलेक्ट्रोलिसिस बताई थी याद करो, तो बेटा मैंने आपको एक इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाई थी 4th पार्ट के नोट्स में। वो इलेक्ट्रोलिसिस थी बेटा सोडियम क्लोराइड की। किसकी थी बेटा? सोडियम क्लोराइड, NaCl जिसको बोलते हैं।
है ना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। बोलो बेटा यही थी। इसमें क्या प्रोडक्ट बनते थे एक बार देखते हैं शुभम। हाँ किसी को याद है तो बता सकते हो, याद करके बताओ बेटा। ये हमारा डायग्राम होता था, ऐसे करके हमने ले लिया एक। इस डिवाइस का नाम क्या होता है योगेश, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे उसका नाम क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, बताओ जल्दी। डिवाइस का नाम क्या होता है, कौन सा सेल है ये? अरे दो ही तरह के तो सेल होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक। हाँ गुड बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये। एक गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एक होता है बेटा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें दोनों एक ही साथ लगे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है। और इसमें बेटा क्या करते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। तो बैटरी जोड़ते हैं तो ये वाला जो अपना होता है ये कैथोड है और ये एनोड है। और इसको बेटा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं ऐसे करके, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, है ना। तो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव, ये था आपका। अब इसके अंदर बेटा हम कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं इसके अंदर NaCl की बेटा, ठीक है। अब NaCl बेटा कैसी स्टेट में है, इसको बोलो मोल्टन, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मतलब ये भी बेटा वाटर के अंदर नहीं है, ये सोडियम क्लोराइड बेटा किसके अंदर है, नॉर्मली आपने ऐसे करके रख दिया है, मतलब मोल्टन मोल्टन स्टेट में पिघला हुआ, ठीक है। इसमें आपने वाटर का यूज नहीं किया अभी बताऊंगा क्या होता है। एक्चुअल में बेटा क्या होता है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड की, प्योर सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे अदिति, तो बेटा आपके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो प्रोडक्ट अलग बनते हैं। अगर आप वाटर में डाल देते हो, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाल देते हो, तो बेटा आपके प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। कल आई थिंक मैंने आपको रिवाइज कराया था 10th क्लास में कि बेटा ब्राइन सॉल्यूशन जब हम करते थे NaCl प्लस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, याद करो सभी बच्चे। तो बेटा उसमें प्रोडक्ट आपके क्या बनते थे, उसमें क्लोरीन गैस बनती थी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनती थी, और इसके साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता था NaOH। याद है अदिति, ये रिएक्शन बेटा होता था। जबकि जबकि ये वाली अगर प्योर इलेक्ट्रोलिसिस करें, अगर हम प्योर सोडियम क्लोराइड यानी वाटर नहीं लेते अभी यहाँ पर, सिर्फ सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो बेटा क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट, एक बार रिवाइज करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल था, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कौन सा आयन बेटा अट्रैक्ट होगा, Na पॉजिटिव इधर चले जाएंगे अट्रैक्ट होके, और यहाँ बेटा आ जाएंगे क्लोराइड आयन, है ना। हाँ क्लोरीन गैस निकलेगी बिल्कुल। तो बेटा क्लोराइड आयन जो है यहाँ पर रिड्यूस होंगे, सॉरी ऑक्सीडाइज होंगे। तो क्लोराइड आयन अगर बेटा ऑक्सीडाइज होते हैं, तो क्लोराइड आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या बनेगा, हाफ ऑफ Cl2। ये था बेटा, देखो ये क्लोरीन गैस यहाँ पर रिलीज होती है, तो एक प्रोडक्ट तो क्लोरीन बनता है एनोड के ऊपर, और कैथोड पर बेटा क्या होता है, ये Na पॉजिटिव जो होता है ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और सोडियम मेटल की फॉर्म में यहाँ पर क्या होगा बेटा, डिपोजिट हो जाएगा, ठीक है, सही है या नहीं, बोलो। तो इसमें बेटा आपका प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान से देखना सभी बच्चे, प्रोडक्ट इसमें बेटा बन रहा है, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग सोडियम मेटल Na सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, है ना बेटा, ये प्रोडक्ट आपका बनता है। अब आप सोचो कि वो दूसरी रिएक्शन में यानी सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में डालते हैं तो फिर आखिर होता क्या है, ये आज बेटा मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज होता है बच्चे कि जैसे मान लो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस पूछेंगे तो आप दूसरे प्रोडक्ट मत लिखना, ठीक है, प्रोसेस भी समझ में आएगी आपको क्या होता है एक्चुअल में, प्रोडक्ट क्यों चेंज हो गया। सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस में बन रहा है ये, अगर बेटा NaCl प्लस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, NaCl प्लस वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे दूसरे। ऐसा क्यों हुआ,
ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा सभी बच्चों के। NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ये क्यों बना, है ना? तो ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो इसके लिए बेटा समझेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेटा किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं योगेश। तो नोट्स में मैंने लिखवाया आपको दैट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेटा किस किस पर डिपेंड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो यहाँ पर बेटा आयंस हमने लिए हैं, शुभम, जो आयंस हमने यहाँ पर लिए हैं, जैसे मान लो जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा इनकी प्रॉपर्टियों पर डिपेंड करता है। मतलब NaCl का कितना रिड्यूसिंग पावर है या कितनी ऑक्सीडाइजिंग पावर है, या और थोड़ा सा डिटेल में जाए तो ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा कि इनके अंदर कितना इनका जो कैरेक्टर है वो कितना ऑक्सीडाइज करने के लिए, कितना रिड्यूस करने का, या ऐसे भी बोल सकते हो इनकी SRP की वैल्यू कितनी है। क्या चीज बेटा खुशी, बेटा कितने SRP है इनका, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। क्या था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल खुशी, याद करो जब आपको बताया था, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, EMF सीरीज भी बोलते हैं, तो उसमें बेटा सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स लिखे हुए हैं। याद है ना वो सीरीज जो थी जिसमें फ्लोरीन से शुरुआत करते हैं और नीचे बेटा लिथियम तक जाते हैं, बीच में बिल्कुल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। रिप्लाई करे बेटा खुशी, 3 खुशी है, तीनों में से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा समझ में आई मेरी बात बेटा? रिप्लाई तो किया करो, पता कैसे चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो जल्दी। तो वहां पर बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल समझ गए? खुशी हनवाते रिप्लाई करे बेटा। क्या हुआ बेटा? रिप्लाई करके बताओ समझ में आ रहा है क्या या नहीं? योगेश बताओ बेटा, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल, मतलब कौन सा प्रोडक्ट आपका बनने वाला है, एनोड पर कौन सा बनेगा और कैथोड पे कौन सा बनेगा, ठीक है? अब यहां पर अगर ध्यान दें, देखो अदिति, अगर बेटा ध्यान दोगे तो आप याद करो सोडियम Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, और क्लोराइड आयन का कितना होता है। तो अगर आप बेटा टेबल में ध्यान दोगे सभी बच्चे, तो आप देखोगे कि सोडियम Na पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा बहुत कम होता है, छोटी वैल्यू आती है, नेगेटिव वैल्यू होती है एज कंपेयर टू क्लोराइड आयन। इससे योगेश क्या बात समझ में आई आपको? मैंने पूरा देखो टेबल वो समझाया था, पूरा सीरीज का एप्लीकेशन। अगर आपको ये पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, तो किसकी ज्यादा होगी, जो बेटा ऊपर है टेबल में या जो नीचे है? कैसे पढ़ा था हमने? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होती है? ये देखो, ये सीरीज थी आपकी, इसमें मैंने कहा था 3 एलिमेंट याद करो, एक क्लोरीन, एक लिथियम और यहां पर बेटा हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होती है? सबसे अच्छा रिड्यूस करने वाला। बच्चे बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पूरी जिंदगी निकल जाती है बच्चों की, बड़े हो जाते हैं, फिर भी अगर पूछो किसी से, मेरी जैसे एज के हो जाएंगे, उनसे फिर भी पूछो कि ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है, सच्चाई बता रहा हूं, उनको नहीं पता होता। आदित्य, इसका रीजन पता है आपको क्यों? क्योंकि हम वर्ड से घबरा रहे हैं। अब आपसे पूछ लिया रिड्यूस करने का बताओ, कौन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ अच्छी है। अब बच्चे सोच रहे रिड्यूस कौन सा होता है, अरे मैंने एक सिंपल चीज आपको बताई, रिड्यूस होने का बेटा मतलब क्या है, ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, और रिड्यूस होने का मतलब क्या है। डेफिनेशन पर ध्यान दो। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की स्ट्रेंथ। क्या करने की बेटा? इलेक्ट्रॉन्स कितनी आसानी से रिलीज कर रहे हो, है ना, उसी को तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन आप लूज कर दो, है ना? यस और नो अदिति, बोलो तो। यस सर। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बताओ इन दोनों में,
तो आपको ये ढूंढना है कि बेटा इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन लेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से, सॉरी रुको रुको, इसमें ये देखो आप, जैसे लिथियम है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, 3 चीजें रखी हुई हैं। इसमें आप ये देखो कि बेटा इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कौन करेगा, जो आसानी से लूज करेगा इलेक्ट्रॉन वो बेटा खुद तो होता है ऑक्सीडाइज, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे लिथियम है, तो लिथियम ने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो बेटा हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो लिथियम खुद तो बेटा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो किस चीज की स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी, जो है दूसरे को क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस तरह की चीज है कि जैसे मान लो पैसे हम लेते हैं, तो अगर मैंने आपसे कोई चीज उधार लिया तो मेरे लिए बेटा उधार है, वो है ना, मेरे लिए उधार है। अब मैं उसको वापस करता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं डोनेट करता हूं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हूं तो बेटा मैं तो हुआ ऑक्सीडाइज्ड, और दूसरी सब्सटेंस क्या हो गई, बोलो, द अदर सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड। बहुत ही सिंपल चीज है, बस बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस बात को समझ नहीं रहे हैं। जैसे ऐसे समझ लो, वाइस वर्सा बोलते हैं हम, बिल्कुल जैसे बेटा सर्दी और गर्मी, बिल्कुल ऐसा है, अपोजिट, ठीक है। अगर मैं कहूं एक चीज प्लस है एक चीज माइनस है, वैसे एक जगह ऑक्सीडेशन है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, तो बेटा दूसरे को वो क्या करेगी, अगर आपसे मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास तो आ गए, आपके पास से चले गए ना, इतना चीज समझो बस, कभी कंफ्यूज नहीं रहना किसी चीज में, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कभी परेशान नहीं करेगा। योगेश समझ रहे मेरी बात बेटा, क्या चीज याद रखनी है, यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन में ले रहा हूं तो मैं रिड्यूस हो रहा हूं, क्या हो रहा हूं बेटा, मैं रिड्यूस हो रहा हूं। अब मैं खुद रिड्यूस हो गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, जिससे लिए थे वो तो उसका क्या हाल हुआ होगा, वो क्या हुआ होगा, अगर मैं रिड्यूस हो गया तो दूसरा क्या हो गया उससे लेने के बाद, ऑक्सीडाइज। वो ऑक्सीडाइज हो गया बस। अब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है, सुनो, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता है वो खुद बेटा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, आसानी से ऑक्सीडाइज कर रहा है। यही चीज तो है, जो आसानी से ऑक्सीडाइज करेगा वो क्या होगा, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है कि नहीं शुभम, सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन क्या होता है, आपको बताया था बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सबसे बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, इसका रीजन समझने की कोशिश करो। फ्लोरीन बेटा ग्रुप 17 एलिमेंट के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको अपने स्टेबल, पढ़ा है आपने, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बस उसको। तो एक इलेक्ट्रॉन खींचने का उसका कितना इंटरेस्ट होगा सोचो, जब उसको एक इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है कि नहीं योगेश, तो उस इलेक्ट्रॉन को बेटा वो ढूंढ निकालेगा, बहुत तेज आसानी से एक्सेप्ट करेगा, यस और नो, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लेते हैं फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोराइड आयन जो है, ये फ्लोरीन गैस जो है वो बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि क्या करेगी, किसी के साथ भी, किसी भी मेटल के साथ जनरली वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेती है, और इसीलिए बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। इसी तरीके से लिथियम बेटा क्या होता है, ये चीज जो है ना बाद में बताई जाती है, और ये जिसको दिमाग में आ गई वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, पूरी इलेक्ट्रोलिसिस उसके हाथ में है, खाली इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन भी उसको समझ में आ गए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। योगेश बताओ बेटा, लिथियम क्या हो गया बेटा, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब इन दोनों की हेल्प से आपको टेबल में क्या याद रखना है कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कहां से कहां बढ़ेगी, कहां से कहां कम होगी, बताओ जरा। अगर मैं यहां से नीचे की तरफ आ रहा हूं तो क्या देख रहा हूं कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बेटा क्या हो रही है, बढ़ेगी योगेश, बढ़ रही। नीचे आते आते, हाँ नीचे आते आते मैक्सिमम हो गई बेटा, तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, नीचे की तरफ इंक्रीज करती है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है। नोट्स में पढ़ाया था आपने, रिवाइज नहीं किया, अगर रिवाइज किया होता तो अच्छे से समझ में आ गया होता, भूलते भी नहीं अभी तक। चलो कोई बात नहीं, साथ के साथ बेटा इसलिए कहता हूँ रिवाइज जरूर करो, ठीक है।
कोई चीज ये मत सोचो कि आज हमने कर ली फिर उसके बाद धीरे धीरे बेटा अपने आप ही वो गायब हो जाती है दिमाग से, है कि नहीं योगेश? अगर बेटा आप 15 मिनट उसको रिवाइज करते हो तो वो सेव होगी, नहीं तो फिर भूल जाओगे पूरी तरह से उसको, चाहे कितना अच्छे से भी समझाया हो टीचर ने। सही कह रहा हूं क्या मैं? बोलो। अब देखो बेटा, हाँ, अब रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेटा कौन सी सब्सटेंस रिड्यूस होगी और कौन सी ऑक्सीडाइज होगी, वो डिपेंड करता है इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पर। मतलब कौन सा एलिमेंट ऊपर है और कौन सा नीचे है। टेबल में बेटा याद करके बताओ अदिति, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता था? नेगेटिव मतलब कम होता था या ज्यादा होता था? किस साइड कब ज्यादा है, इस साइड कम है? बताओ जरा, उससे आपको सारी चीज क्लियर होगी। यहाँ लिथियम का अगर हम देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल बेटा तो कितना है और फ्लोरीन का कितना है, बताओ। अगर इतना भी ध्यान हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव का इशू क्या था तो भी काम चल जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है। लिथियम का बेटा लगभग -3 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है, माइनस में है, नेगेटिव में है। और फ्लोरीन का बेटा क्या है, मैं कभी याद नहीं करता चीजें, कभी ना बच्चों को कहता हूं कि रट्टा मारो, सिर्फ समझो बेटा कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल बेटा क्या था, बोलो। बहुत ही पॉजिटिव वैल्यू थी, +3 पॉइंट समथिंग कुछ है, ठीक है। और लिथियम का बेटा -3 समथिंग है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है? फ्लोरीन की बहुत ज्यादा होती है। समझ गए मेरी बात? बोलो। अब अगर, बोलो, रिप्लाई करो। अब अगर मैं आपसे Yes. पूछूं, अब मान लो बेटा हमारे पास 2 आयन है, देखो इस इलेक्ट्रोलिसिस को ध्यान से देखें सभी बच्चे, इसमें 2 आयन दिख रहे हैं सबको, सोडियम के भी दिख रहे हैं, क्लोरीन के भी दिख रहे हैं। तो बेटा कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होगा और कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? देखना बेटा सभी बच्चे ध्यान से कि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बेटा, इस टेबल में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था उसकी वैल्यू कितनी है, सोडियम की कितनी है और क्लोरीन की कितनी है, ध्यान दो। तो सोडियम बेटा आपको कहां मिलेगा? यहां पर कहीं पर है सोडियम, लिथियम से थोड़ा ऊपर। और क्लोरीन बेटा आपको कहां मिलेगा? यहां कहीं मिलेगा। तो देखो कौन ऊपर है और कौन नीचे है, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा दिख रही है? किसकी रिड्यूसिंग पावर? सोडियम बेटा नीचे है, सोडियम की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, ठीक है कि नहीं? ट्रेंड यहीं पर है, नीचे की तरफ इंक्रीज करती दिख रही है ना आपको। क्लोरीन बेटा, क्लोरीन की रिड्यूसिंग पावर कम है और सोडियम की ज्यादा है। इतना बात समझ गए? बोलो। अगर सोडियम की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, ठीक है, आपको वैल्यू, मैंने कोई भी वैल्यू लिखी है अभी? योगेश कोई वैल्यू लिखी है? बस बेटा मुझे ये पता है कि कौन सा एलिमेंट ऊपर है कौन सा नीचे है, बस इतना आइडिया होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? टेबल की वैल्यू याद नहीं करनी योगेश, सिर्फ ऑर्डर याद कर लो बेटा। क्या याद कर लो? ऑर्डर। कि आपका पहला, हाँ, कि स्टार्टिंग फ्लोरीन से करते हैं, इस तरीके से ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जनरली कंसेप्ट पर ध्यान दो। तो आप ये देखो बेटा, मैंने क्या पता लगा लिया कि सोडियम का रिड्यूसिंग पावर जो है वो ज्यादा है, क्लोरीन की रिड्यूसिंग पावर कम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा सोडियम क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। अब किसी को रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ? सोडियम रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ? सोडियम दूसरे को रिड्यूस करेगा। जब दूसरे को रिड्यूस करेगा तो क्या देगा? अपने इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर बेटा देखो, यहां क्या है, यहां आपको ध्यान देने की बात है कि क्लोराइड आयन है यहां पर और सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन, ठीक है। अब यहां पर अगर देखोगे बात बेटा, तो यहां आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये आयंस है। तो जैसे क्लोराइड आयन का मतलब एक्चुअल में क्या हुआ बेटा, कि क्लोराइड के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्या है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है स्टेबल होने के लिए। अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो एक्चुअल में वो क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है योगेश? बोलो बेटा।
Yes, sir. है ना? अच्छा, आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, जैसे थोड़ा सा शायद समझने में दिक्कत होगी। ऐसे समझो कि बेटा जैसे मान लो अगर मैं लिथियम आयन की बात करूं, लिथियम मेटल की बात कर रहा हूं, तो लिथियम मेटल तो बेटा बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन जैसे मान लो उसका जो भी एलिमेंट होता है, उसका जो आयन होता है ना, उसका ठीक अपोजिट करता है। इस बात का मतलब समझना, देखो इस बात का मतलब समझाता हूं आपको। जैसे लिथियम मेटल बेटा क्या है, बहुत ही अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। अगर मैं लिथियम मेटल की बात कर रहा हूं तो लिथियम मेटल बोलूंगा बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। लेकिन अगर मैं उसका उल्टा बोलूं, अगर मैं ये बोलूं लिथियम आयन की बात करूं, तो लिथियम आयन फिर बेटा क्या होगा, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझे मेरी बात? लिथियम आयन की अगर बोलूंगा तो बेटा अपोजिट चीज हो जाती है। ठीक है, समझे कुछ? ऐसे अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन गैस तो हो गई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छी, और फ्लोराइड आयन बेटा क्या होगा, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझो। ये जो लिथियम आयन है बेटा, सुनो, लिथियम आयन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरे को तो बेटा कर देगा ऑक्सीडाइज, ठीक है, और उससे क्या कर लेगा, खुद रिड्यूस होगा। समझ गए योगेश? तो लिथियम आयन बेटा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने अंदर एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये बात समझो सभी बच्चे, ये बात आई दिमाग में या नहीं, कि जो मेटल होता है या जो भी एलिमेंट होता है, अगर बेटा अगर हम उसके आयन की बात करें तो जैसा उस एलिमेंट का बिहेवियर होता है, जैसे अगर मान लो कोई एलिमेंट बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, लिथियम का एग्जांपल लेते हैं, लिथियम एलिमेंट का बेटा एग्जांपल लेते हैं, लिथियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर मैं लिथियम आयन की बात करूंगा, Li पॉजिटिव आयन, जो बैटरीज में यूज होता है या सेल में यूज होता है, तो बेटा उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है लिथियम आयन की, कि ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से एक्सेप्ट करते हैं बेटा, और क्या हो जाते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। अदिति ये बात समझ में आई बेटा जो मैं बता रहा हूं? अगर ये प्रिंसिपल समझ में आया तो फिर ये और अच्छे से समझ में आएगा, बोलो ठीक है। जो मेटल है या जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे अब सोडियम की बात करो, सोडियम और क्लोरीन की एक बार बात करते हैं बेटा। सोडियम मेटल की क्या प्रॉपर्टी आप तक पढ़ के आए हो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कितनी है, 281। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना दीदी? तो इलेक्ट्रॉन बेटा वो बहुत आसानी से डोनेट करता है, यस और नो बोलो जल्दी। इलेक्ट्रॉन बहुत Yes. आसानी से डोनेट करता है, तो ऐसे समझो कि वो बहुत अच्छा क्या है बेटा, इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, सॉरी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने। लेकिन सोडियम मेटल का आयन क्या होगा बेटा, Na पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, Na पॉजिटिव आयन क्या कर रहा है, यहां पर ये देखो क्या कर लिया उसने, इलेक्ट्रॉन को ले लिया आसानी से। समझ रहे मेरी बात? तो सोडियम मेटल बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है योगेश, लेकिन सोडियम आयन क्या है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, यानी क्लोरीन से लिया है। किससे इलेक्ट्रॉन लिया है, देखो क्लोराइड आयन से लिया है, तो क्लोराइड आयन को बेटा ऑक्सीडाइज कर दिया, समझ रहे मेरी बात, और खुद रिड्यूस हो गया। Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को रिड्यूस किया सोडियम मेटल में, यस और नो? यही होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो समझ में आ रही है मेरी बात? क्लोराइड आयन बेटा यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ। और जबकि क्लोरीन गैस की प्रॉपर्टी पढ़ो, अगर एक बार क्लोरीन की प्रॉपर्टी के ऊपर जाओगे तो क्लोरीन अगर एटम की बात करें एलिमेंट की, तो क्लोरीन का भी बेटा आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होता है आदिति। तो क्लोरीन की बेटा प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा।
यानी बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो मतलब कि बहुत आसानी से क्या कर रहा है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। दूसरे को क्या करेगा बेटा योगेश, ऑक्सीडाइज करेगा। क्या कंफ्यूजन तो नहीं हुआ कुछ? आगे बात समझ में मेरी? सिंपल सी चीज है, जो मेटल होता है या जो एलिमेंट होता है उसका आयन उसके अपोजिट होता है, ये समझाना चाह रहा हूं बस मैं। जैसा सोडियम है उसके ठीक अपोजिट होगा उसका सोडियम आयन, ऐसे लिथियम है तो लिथियम का ठीक अपोजिट होगा उसका लिथियम आयन। ये बात सबको समझ में आई? बस ये बता दो, ये है सारा निचोड़। ये तो मैं एक्सप्लेन करने लग गया। ठीक है, ठीक है बेटा, अगर ये चीज आपको समझ में आई तो ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर बेटा ऐसा क्यों हो रहा है कि सोडियम डिपोजिट हो रहा है और क्लोरीन यहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पर सोडियम हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में। वहां बेटा क्या होता है, अगर मैं सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन लूं और उस इलेक्ट्रोलिसिस की बात करूं, तो बेटा वहां पर कौन कौन से आयन होंगे पहले ये देखना। यहाँ पर बेटा सिर्फ NaCl आयन थे, दो आयन थे यहाँ पर सिर्फ, एक Na पॉजिटिव आयन था और एक क्लोराइड आयन था। लेकिन यहाँ पर अगर बेटा बात करूं तो यहाँ पर कितने आयन हो जाएंगे योगेश? एक तो Na पॉजिटिव हो गया, एक Cl नेगेटिव हो गया, और वाटर भी तो ब्रेक डाउन होगा बेटा, वाटर ब्रेक डाउन होगा, बोलो। Yes, H2O, yes, sir. H2O के अंदर कौन कौन से आयन होते हैं, कैसे डिसोसिएट होता है? पढ़ते आ रहे हो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना? तो दो आयन और आ गए बेटा। अब देखो यहां पर आ गए बेटा दो आयन और, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में भी आ जाएगी, बिल्कुल डायग्राम थोड़ा दिख जाएगा। अब दिख रहा है, ज्यादा एक कॉर्नर में है, एक बार रुको। अब दिख रहा है बेटा बोर्ड पर? तो देखो Yes, कॉर्नर sir. में मैंने डायग्राम, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ बेटा दो आयन और आ गए, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, अब प्रॉब्लम क्या होगी अदिति, कि पहले तो बेटा दो ही आयन थे, इन दोनों में होड़ बची थी, सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में होड़ बची थी कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा कौन इलेक्ट्रॉन देगा। सीधी सी कहानी है, जो इलेक्ट्रॉन बेटा ले रहा है वो हो गया रिड्यूस, है ना दीदी, और जो इलेक्ट्रॉन बेटा डोनेट कर रहा है वो हो गया ऑक्सीडाइज। सिंपल था, यहां पर सिंपल प्रोसेस थी। लेकिन वहां पर बेटा चार आयंस हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। अब इनमें आपस में कंपटीशन होगा, आपस में कंपटीशन होगा इलेक्ट्रॉन्स लेने और देने का। समझ गए आदिति अब मेरी बात? तो यहां पर बेटा हमें देखना होगा कि किस मेटल का या किस एलिमेंट का, सॉरी, किस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कितना ज्यादा है या कितना कम है, या ऐसे बोले कौन सा बेटा आयन ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से लेगा कंपैरेटिवली, ठीक है, और कौन सा कम लेगा और कौन सा ज्यादा लेगा, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर बेटा अगर देखें रिड्यूस होने की कैटेगरी में कौन कौन खड़े हैं, एक तो सोडियम आयन दिख रहा है, ये भी चाहेगा उधर जाना, और H पॉजिटिव भी चाहेगा, है ना? बोलो अदिति, दो कंपटीशन हो गए, पहले एक एक थे, अभी कंपटीशन नहीं था, रेलवे की तरह था, अब प्राइवेटाइज कर दी। प्राइवेटाइज कर दिया मतलब कि अब क्या है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अलग अलग कंपनी लेके आ रही है कि हम तो तेजस एक्सप्रेस चलाएंगे, हम दूसरी ट्रेन चलाएंगे, हम और फैसिलिटीज देंगे। वैसे यहाँ पर भी बेटा कंपटीशन हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी लड़ेंगे। तो क्लोराइड आयन के साथ बेटा OH नेगेटिव भी आयन है ना, तो इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ेगा हमें, और H पॉजिटिव और सोडियम का भी देखना पड़ेगा। तो अगर ध्यान रखें आप लोग तो ऐसे समझो कि H पॉजिटिव और सोडियम आयन को अगर कंपेयर करें तो इसमें बेटा देखोगे कि यहाँ पर सोडियम मेटल तो नीचे है, रिडक्शन पोटेंशियल नीचे है, हाइड्रोजन ऊपर है। तो अगर इस तरीके से समझे तो बेटा सोडियम का क्या है, रिड्यूसिंग पावर जो है वो क्या है, ज्यादा होगी, सोडियम की रिड्यूसिंग पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है। सही बोल रहा हूं मैं? सोडियम मेटल की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। अगर आयन में चेंज करूं, अगर आयन में ले जाऊं तो आयन में अपोजिट हो जाएगा। तो कैसे बोलूंगा कि सोडियम आयन जो है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बेटा H पॉजिटिव से ज्यादा है। ठीक है क्या योगेश? बस मैंने कुछ नहीं किया,
जो आपको अभी तक पढ़ाया उसी को मैंने फिर दोबारा एक एग्जांपल से लिया है। सोडियम मेटल की बेटा प्रॉपर्टी सोडियम आयन से अपोजिट है। तो सोडियम मेटल की क्या है, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा दिख रही है हमें हाइड्रोजन से। तो सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में अगर कंपेयर करें तो कौन सा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी किसकी? सोडियम मेटल की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, सोडियम आयन की क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी H पॉजिटिव से। ठीक है या नहीं, बोलो। Yes, sir. है ना? तो इसका मतलब बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर ज्यादा है सोडियम आयन की तो फिर सोडियम का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब वो आसानी से दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, यानी वो बेटा सोडियम वहां पर डिपॉजिट होना चाहिए था इस केस में भी। लेकिन अदिति ये बात समझे कि ऐसा नहीं होता है। अगर सोडियम वहां पर डिपॉजिट होता तो ये प्रोडक्ट बनता क्या है? H2NaOH थोड़ी बनता, सोडियम बनता। ऐसा नहीं होता। इसका रीजन देखो समझाता हूं। इसका बेटा रीजन एक और होता है, इसको बोलते हैं, इसको कंसेप्ट को बोलते हैं ओवर वोल्टेज। अब एक्चुअल में क्या होता है, देखो यहां पर बेटा सोडियम आयन जो है वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है उसकी, उसके बावजूद भी ये नहीं रिएक्शन हो पाया। उसका कारण बना बेटा एक्चुअल में क्या होता है, देखो एक्चुअल में इसका रीजन है कि कई बार क्या होता है, सम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं बेटा जो फिजिबल तो होते हैं लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम होती है। ठीक है अदिति, उनकी स्पीड इतनी कम होती है रिएक्शंस की, जैसे मान लो, जैसे आप देखो कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन का कोरोजन देखा है आपने? क्या अपने को एक दिन के अंदर कोरोजन दिख सकता है? अब जैसे हम बैठे, अभी मैं एक नेल को वाटर में डिपॉजिट करके रखूं, डिप करके, और देखूं कि भाई रस्ट बन रही है, रस्ट बन रही है, तो क्या देख पाएंगे हम लोग योगेश? क्या हम देख पाते हैं? एक्चुअल में बहुत स्लो प्रोसेस होती है। No, sir. ठीक है बेटा, इतनी स्लो प्रोसेस है कि आप इसको मॉनिटर नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। आपको कई दिन बाद दिखाई देता है कि अरे ये आयरन के ऑब्जेक्ट में कोरोजन हो गया। सही कह रहा हूं मैं? तो प्रोसेस बेटा क्या हुई, ये भी एक तरह का रिएक्शन है लेकिन ये बहुत स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बेटा कैसे होते हैं, वो फिजिबल तो होते हैं, मतलब रिएक्शन होते हैं, लेकिन इनका बेटा जो स्पीड है इट इज वेरी वेरी स्लो। दे आर सो स्लो काइनेटिकली, इतने स्लो होते हैं बेटा कि अगर मैं कम वोल्टेज की बात करूं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है सेल का, तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लो हमने जो बैटरी लगाई ना यहाँ पर, अगर मैं इस वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम लूं तो आप ये देखोगे अगर वोल्टेज बेटा कम है तो वो रिएक्शन आपको लगभग ना के बराबर दिखाई देंगे। ठीक है, इतने स्लो हो जाएंगे। दिस स्लोनेस क्रिएट रेजिस्टेंस एट इलेक्ट्रोड सरफेस। तो एक्चुअल में ये रिएक्शन जो होते हैं वो एक तरह का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो कि एक तरीके से बेटा ये रिएक्शन खुद तो हो नहीं रहे और स्पीड भी कम कर देंगे। सेल में जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा अदिति, उसकी स्पीड भी क्या कर दी उन्होंने, और कम कर दी, करंट भी आसानी से फ्लो नहीं कर पा रहा। समझे मेरी बात? तो इसकी वजह से एक्चुअल में होता क्या है, फॉर अकरेंस ऑफ सच रिएक्शंस सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल ऑफ वोल्टेज इज रिक्वायर्ड देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। तो इसको अगर बेटा अगर इस रिएक्शन को अपने को पॉसिबल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम ले रहे हैं, जैसे मान लो अगर मैंने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है यहाँ पर, तो मान लो अगर 6 वोल्ट कम है तो इसके लिए बेटा मुझे कुछ एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस उसको देना पड़ेगा उस रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए। अगर मुझे रिएक्शन करवाना है, जैसे मान लो यहाँ पर अगर बात करूं Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव की, तो अगर मैं बेटा चाहता हूं कि Na पॉजिटिव का मतलब इसका रिडक्शन हो और H पॉजिटिव का हो, तो उस रिएक्शन को बेटा कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, एक्स्ट्रा पोटेंशियल चाहिए, इसी को बोलते हैं ओवर वोल्टेज। ठीक है, दिस इज नोन एज ओवर वोल्टेज। दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज नोन एज एक्स्ट्रा वोल्टेज, ओवर वोल्टेज। ठीक है, थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, अभी आपको रिएक्शन समझाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लास का टाइम भी हो रहा है। तो देखो यहां पर बेटा मैंने आपको बताया दो रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है Na प्लस इलेक्ट्रॉन, Na बेटा क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, ठीक है, और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाए। अगर बेटा वो ऐसा करता है तो उसके लिए कितना वोल्टेज चाहिए होता है मैं आपको बताता हूं। इसके लिए बेटा रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है, टेबल में से देखोगे तो
ई नॉट की वैल्यू बेटा कितनी है, इट इज इक्वल टू -2.71 वोल्टेज, इतना वोल्टेज चाहिए होगा, ठीक है। जबकि अगर H पॉजिटिव को अगर रिड्यूस करना है, देखो अगर H पॉजिटिव को करना है तो बेटा कितना चाहिए, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन अगर लेना है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये देखो इसकी वैल्यू बेटा होती है E नेगेटिव इज इक्वल टू कितना होता है इसका 0.00 होता है। अब सोचो किसका वोल्टेज ज्यादा दिख रहा है आपको, ये देखो H पॉजिटिव के लिए बेटा 0.0 चाहिए, सोडियम आयन को रिड्यूस करने के लिए -2.7 वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ वी नो दैट एट कैथोड, हम जानते हैं कैथोड पर बेटा किसका रिएक्शन होगा, किसका रिडक्शन होगा, जिसकी ई नेगेटिव की वैल्यू बेटा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर बेटा कौन जाएगा, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड इंस्टेड ऑफ सोडियम मेटल। योगेश किसका रिडक्शन पोटेंशियल बेटा ज्यादा है इन दोनों में, देखो सोडियम का -2.7 वोल्ट है और हाइड्रोजन के केस में 0.0 वोल्ट है। तो कौन सा मेटल किसका रिडक्शन होना चाहिए दोनों में से, मैंने आपको बताया जो कैथोड पर जाता है बेटा, जो कैथोड पर रिड्यूस होगा उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए उसकी। किसकी ज्यादा दिख रही है यहाँ पर, हाइड्रोजन की पॉजिटिव है ना, हाइड्रोजन की 0 है और सोडियम की माइनस में है, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, हाइड्रोजन बोलो हाइड्रोजन की ज्यादा है। तो एक्चुअल में बेटा यहाँ पर क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो आप लोग देख रहे हो बेटा कैथोड पर सोडियम मेटल की जगह यहाँ पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा था, लेकिन इस सेल में बेटा क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये वाला रिएक्शन पॉसिबल होगा, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। समझे मेरी बात, ये आगे समझ में। तो H2 गैस बेटा यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है, और क्लोरीन गैस कहां पर रिलीज होगी, दूसरी साइड क्लोरीन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अब क्लोरीन का वो उसका भी केस ले लेते हैं, ठीक है, टाइम हो गया आपका, नहीं तो कल मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगा। तो एनोड पर बेटा क्या होगा, एनोड पर दो आयंस है यहाँ पर, एनोड पर या तो क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन में कन्वर्ट होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.36 वोल्ट पॉजिटिव, और दूसरा बेटा है वाटर H2O, ये ब्रेक डाउन हो जाए ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो ये बेटा अगर है तो यहाँ पर इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है। चलो ये कल आपको एक्सप्लेन करूंगा, इतना समझ में आया बस, ये बताओ, ये आपको बेटा आज बताया मैंने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। थोड़ा सा बेटा ध्यान देने की बात है कि अगर नॉर्मल सोडियम क्लोराइड की करते हैं तो अपने प्रोडक्ट बनते हैं NaCl, ठीक है, और अगर बेटा हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। तो कल और एक्सप्लेन करूंगा इसको, इतना समझ में आ गया बेटा अदिति, इसको एक बार जरूर वीडियो Yes, को जरूर बेटा yes. देख लेना। आज थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा समझने की जरूरत है, कम से कम रिवाइज जरूर करना सभी बच्चे, तभी कल की क्लास समझ में आएगी, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। नोट्स को बेटा एक बार पढ़ सकते हैं, मैंने नोट्स आपको दे दिए हैं इसीलिए, ठीक है। तो ये जरूर बेटा एक बार पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड विद वाटर, एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो ओके बेटा, बाय, टेक केयर।